वक़्त मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 24 नवंबर 2017 में। ओके। उसी के दौरान जो मेरा सबसे जो टफ़ समय था ज़िंदगी का, वो तभी से शुरू हो गया। मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा हुआ, मेरे को घर से फ़ोन आया कि आपके पिता बीमार हैं, आप जल्दी घर में आओ। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं। हुँ। और उसी वक़्त आँखों में आँसू भी नहीं आए तो उस टाइम और त वो उस दिमाग में बात बैठ गई कि ऐसा कैसे हो गया? आर्मी आर्मी में ट्राई करो एक बार भर्ती जाऊँ। हाँ, तो मैं मेरे ख़्याल से मैं पालमपुर गया था मैं भर्ती के लिए। तो वहीं उसी दिन मैं 18 फरवरी के दिन था, उसी दिन से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने छोटा भाई था मेरा, मैंने उसको बोला कि अब मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा, हुँ, तो आप ऐसे करो, आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखो। और मेरी सिस्टर थी, वो उस वक़्त मेरी जब पिता की डेथ हुई तो मेरी बहन रोका हो रखा मतलब रिश्ता हो चुका था, एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट हो रखी थी हुँ। और वो भी रिश्ता फिर टूट गया। प्रेरक, रोचक और मनोरंजक कहानियों के प्लेटफ़ॉर्म हिमाचल बिज़नेस पर आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, उनका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजारा पंचायत के रहने वाले हैं और धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं। इनकी खुद की कहानी जहाँ बेहद रोचक है, वहीं संघर्ष की एक अनूठी दास्तान है। आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि शिव कुमार का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा है? उन्हें किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? और यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में उनका एनआईटी जाने का सपना कैसे अधूरा रह गया? एचपीटीयू में क्यों नहीं वो पढ़ पाए? बीच में किस वजह से उनकी पढ़ाई रुकी रही? और जब उनको मौका मिला पढ़ने का, तो दोबारा से पढ़ने में आए और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से धर्मशाला रीजनल सेंटर से लॉ कर रहे हैं। शिव जी आपका स्वागत है। थोड़ा-सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना? उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ, हमारे दर्शकों को बताएँ और आपका जो गाँव है नूरपुर में, वो किस तरह की बैकग्राउंड का गाँव है? है ना? सबसे पहले नमस्कार, आप सभी मीडिया के जो हिमाचल बिज़नेस को देखते हैं, आप सभी साथियों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। साथ में हिमाचल बिज़नेस का जो आप पत्रकारिता है, वो आपको मेरा साधुवाद, आभार आपने जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। आप जैसे आपने कहा कि मैं एक नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से छोटे से गाँव बंजारा से बिलॉन्ग करता हूँ और ये काफ़ी अभी डेवलप पंचायत हो चुकी है। ओके। लेकिन बात 2012 की है, हुँ, हुँ। जब हमारे पिताजी मेरे फ़ादर साहब हैं जो फ़ादर साहब थे, हुँ, जो हुँ। काम करते थे जूते बनाने का काम करते थे, जो हमारा फैमिली बिज़नेस था, पुश्तैनी काम पुश्तैनी आपका जूते बनाने जूते का बनाने था। का, जो मतलब हैंडमेड 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 जूते जो हैंडमेड है। जूते बनते थे। पिताजी की दुकान थी जूते हाँ, बनाने जी। की। ओके, पहले दादाजी करते थे, अच्छा, उसके बाद पिताजी ने किया। ओके, उससे पहले हमारी पिछली पीढ़ी वो भी यही करते थे। ओके। तो दादाजी मेरे काफ़ी पढ़े-लिखे थे और आपको पता ही है जैसे हमारे जो वर्ग है, हुँ, उसमें पढ़ाई के जो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हुँ, लेकिन कई बार अवसर नहीं मिल पाते हैं, हुँ, जाके इसी कारण कोई कारण ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हुँ, हुँ, मेरे दादा के साथ ऐसा हुआ कि जब उनका जॉब करने का समय था, हुँ, तो उनके पिताजी ने कहा, हुँ, "तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? हुँ, हमारा तो अपना ही जूते का बहुत बड़ा अच्छा काम है, तो हुँ, हम इसमें अच्छा हमारा जो पालन-पोषण अच्छा हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? किसी की गुलामी क्यों करनी?" ओके। वो उसको गुलामी समझते थे तो नौकरी को। क्या दादा साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन थी कुछ उस वक़्त आपको? जब दादाजी 8वीं पास थे। अच्छा, अब आगे पढ़ाई का जारी करना चाहते थे, लेकिन आगे पढ़ाया ब्रिटिश टाइम की बात है ये। उनका मेरे ख़्याल से जन्म था 1940 के करीब उनका जन्म हुआ ओके, और उनका 25 मई 2005 को उनकी डेथ हुई, ओके। परिनिर्वाण हुआ। अच्छा तो फिर आपके पिताजी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए? पिताजी भी पढ़ने में
काफ़ी अच्छे थे। हुँ, उनके जहाँ तक मुझे मेरे गाँव के पापा ने तो कभी बताया नहीं, लेकिन गाँव के लोग बताते हैं हुँ, कि आपके जो पिताजी थे वो भी आपकी तरह मतलब दादा की तरह पढ़ने में अच्छे थे। हुँ, उनके उनके टीचरों ने उनका सहयोग किया, तो वो हुँ, 5वीं तक पढ़ पाए। उनके जब वो 4th क्लास में थे पापा, तो उनके माताजी का, हमारी जो दादी थी, हुँ, उनका देहांत हो गया, वो टीबी की बीमारी से। हुँ, टांडा मेडिकल कॉलेज जहाँ है, हुँ, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ, तो उसकी वजह से फिर आगे जो पापा थे, पापा के साथ उनका भाई, पापा के मेरे साथ भाई-बहन कोई नहीं था। हुँ, दादा थे, पापा थे ओके, और बस ये 2 ही लोग थे। हुँ, तो फिर आगे की जो घर को चलाना मुश्किल हो गया। देखो, जब ये किसी की माँ चली जाती है तो उसका परिवार हुँ, मतलब ऐसा ऐसा सब मानो कि आगे बढ़ने की जो अवसर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आपको घर से अच्छा नहीं मिलेगा खाना-पीना ये वो सब, वो आगे आप क्या क्या ही कर पाओगे? तो तो यहाँ फिर से फिर आपके पिताजी पढ़ नहीं पाए और आगे उन्होंने बढ़ने फ़ादर साहब के जो काम में हाथ बिज़नेस में, हाँ, बिज़नेस उसमें जो हाथ था में बटाना शुरू कर दिया। ओके, जब पापा की उम्र मेरे ख़्याल से 18-19 साल थी तो उनकी शादी हुई। मेरी माताजी वो भी काफ़ी कम, बिल्कुल कम पढ़े हैं। अच्छा, वो मेरे ख़्याल से तीसरी क्लास तक ही स्कूल जा पाए हैं। वो पंजाब से हैं। ओके, पठानकोट उनका ज़िला पड़ता है, गुरदासपुर, पहले गुरदासपुर अब पठानकोट है, तो हुँ, वहाँ से भी मेरी माता हैं। हुँ, तो अभी उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हमारे जो मम्मी-पापा हैं, हम उनके 3 बच्चे हैं, हुँ, इसमें से मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और हमारी एक बड़ी बहन है। ओके, तो अब ये जो ज़िंदगी का सफ़र रहा है, हुँ, वो बहुत ही अच्छा है, हुँ, क्योंकि जो संघर्षमयी जीवन ही सही मायने में जीवन है। हुँ, अन्यथा ऐसे किसी ने कहा है कि जब धारा के अनुकूल जो बहते हैं, वो मरे होते हैं, जो धारा के प्रतिकूल बहते हैं, वो ज़िंदा होने की मैं ये निशानी है। पूछ रहा था कि 3 बच्चे पढ़ रहे थे, एक हाँ। फ़ादर के और आपके फ़ादर खुद क्या ना जूते बना रहे थे, तो क्या इकोनॉमिक्स जो घर की थी वो वो फाइनेंशियल आप वो जानते ही हैं। जब अभी जो पहले के समय में था तो अच्छा चलता था। लेकिन जब अभी का जो समय था उसमें फाइनेंशियली जो इतने मजबूत नहीं थे। हुँ, पापा का तो बहुत स्कूलिंग 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 फिर बहुत मुश्किल, मतलब हमारी जो स्कूल की फ़ीस कई बार भरना मुश्किल हो जाती थी। मेरी बहन की पढ़ाई की फ़ीस कई बार उठाना मुश्किल हो जाता। टीचर्स, मेरी बहन को भी टीचर्स वो हमारे मतलब मेरे को लगता है कि मेरी पूरी फैमिली में हमारे पूरी फैमिली गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी बहन का सहयोग किया फाइनेंशियली एज़ वेल एज़ जैसे भी हो सके टीचरों हुँ, ने सहयोग किया। उसके बाद मेरे साथ तो जब मैं 6th क्लास में मैं 5th क्लास में तक मैं प्राइमरी एजुकेशन में था, तब भी हमारे एक टीचर थे। उन्होंने मेरे को हर तरह से, उनको लगा कि मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं आगे अच्छा पढ़ने में अच्छा था बचपन से ही। हुँ, हर क्लास में टॉप करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा रहता, पोजीशन रहती थी क्लास में। हुँ, तो उनको लगा कि ये फाइनेंशियली वीक है, हुँ, लेकिन ये मेंटली वीक नहीं है, ओके। आगे जा सकता है, तो इसका हमें सहयोग करना चाहिए। तो मेरे को टीचरों ने बहुत सहयोग किया, पूरी ताउम्र आज भी मेरे टीचरों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा तो योगदान है। जैसे आपने प्लस 2 कब किया आपने? मेरा पास आउट मैंने 2016 में किया, मार्च 2016 में 2016 में आपने प्लस 2 की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुनाहों से। बिनों से जी। और उसके बाद क्या किया फिर आपने? जब मैं 12th में था, हाँ, तो नॉन मेडिकल में किया आपने? हाँ, मेरी हाँ, जो प्लस 1 प्लस 2 रही है वो नॉन मेडिकल में किया है। ओके। पहले तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, हुँ, लेकिन अब मेरे टीचरों को पता था कि इसका फाइनेंशियली कितना कितना बैकअप है, हुँ, तो फिर उन उन मेरे टीचर जो मेरे को फाइनेंशियली जो मेरे सपोर्ट करते थे हुँ, ड्यूरिंग माय स्टडीज़, हुँ, रेणु महाजन जी मैम रहे हैं, रेणु गुप्ता जी रहे हैं। हुँ, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि शिवकुमार ऐसे करो, आप इंजीनियरिंग में हुँ, जा सकते हो, आपको नॉन मेडिकल रखना चाहिए। मैंने पहले मेडिकल रखा, वहाँ से ट्रांसफर नॉन मेडिकल में किया। ओके। फिर मैंने वो प्लस 2 तक मैंने नॉन मेडिकल पढ़ा। तो कितने परसेंट नंबर आए प्लस 2 में? प्लस 2 में मेरी 79.40 अच्छा, एचपी बोर्ड से। एचवी बोर्ड से। तो फिर प्लस 2 के बाद कैसे क्या प्लस 2 में फिर उसके बाद मैंने हमारे एक टीचर थे, विनोद सर थे, विनोद जरयाल जी। हुँ, वो अक्सर मेरे से पहले जो बैच के थे, उनको बच्चों को उन्होंने जेईई मेन्स क्वालीफाई करवाने के बाद उनको एक एनआईटी हमीरपुर, आईआईटी और पैक यूनिवर्सिटी पंजाब में है, वहाँ पे भेजा। तो उनका सपना था कि हमारे भी जो बैच के थे, वो भी आगे इसी में जाएँ, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स थे। ओके। तो उन्होंने जितना उन्होंने सहयोग हो सकता उन्होंने किया, हुँ, उन्होंने गाइड किया। तो हम उसमें से हमारी क्लास में से जो मेरे ख़्याल से 25-30 लोग थे, हुँ, जिन्होंने मतलब इसको एग्ज़ाम को दिया था। हुँ, लेकिन उनमें से अ, मेरे लिए सौभाग्य था और बाकियों के लिए दुर्भाग्य था हुँ, कि वो पास नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम को। हुँ, मैंने उस वक़्त 87 मार्क्स हुँ, 87 मार्क्स पाए थे उसमें।
मेरा ऑल इंडिया रैंक 2,16,000 ऑल इंडिया रैंक था। और जो अपना शेड्यूल्ड कैटेगरी में था, एससी कैटेगरी में बिलोंग करता था अनुसूचित जाति से, हुँ, तो उस कैटेगरी में मेरा 10,016 रैंक था पूरा पूरे इंडिया में। ऑल ओके, इंडिया में 10,016 रैंक था। ठीक है। तो उसके बावजूद भी मैंने वो अपनी काउंसलिंग भरनी थी हुँ, एडमिशन के लिए एनआईटी हमीरपुर के लिए। हुँ, तो बीच में क्या हुआ कि मेरा कनेक्शन मेरे टीचरों से टूट गया और मैंने काउंसलिंग भरने में मैंने गलती की कहीं, तो जिसकी वजह से मेरे को एनआईटी हमीरपुर में सीट नहीं मिल पाई। अच्छा, तो उसके बाद मैंने फिर 2016 नहीं 2017 की बात आई, मैंने फिर सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ और ट्राई करते हैं। जो जेईई मेंस मैंने क्रैक किया था उसी के बेसिस पे मेरे को फिर 3 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का देने का मौका मिला। ठीक है। जिसमें आर्मी में जाते हैं, एज़ अ लेफ्टिनेंट जाते हैं हुँ, हुँ, और नेवी में भी जाने का, और उसमें उसमें भी मौका एसएसबी देने का मौका मिला। हुँ, एक बार भोपाल गया, बेंगलुरु गया, विशाखापट्टनम में जा नहीं पाया क्योंकि वो तीसरा मैं इंटरव्यू जा नहीं पाया। मैं उस वक़्त मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 24 नवंबर 2017 में। ओके। उसी के दौरान जो मेरा सबसे जो टफ़ समय था ज़िंदगी का, वो तभी से शुरू हो गया। हुँ, जब मेरे पिता की डेथ हुई थी जिस दिन, उस दिन मैं अपने टीचर के घर में था। हुँ, उनके बच्चों को मैं ट्यूशन देने के लिए गया था। होम ट्यूशन देता था मैं अपने प्रोफ़ेसर के, जो हमारे लेक्चरर के बच्चे थे, उनको मैं ट्यूशन देने जाता था उनके। वो उस दिन जिस दिन डेथ हुई, उस दिन मैं वहीं पे था। हुँ, और जब मेरे को पता चला, मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा हुआ। मेरे को घर से फ़ोन आया कि आपके पिता बीमार हैं, आप जल्दी घर में आओ। तो मैंने सर से बोला कि सर ऐसी-ऐसी बात है, मेरे को घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो मेरे को छोड़ के आए थे रास्ते को, आगे मैं किसी के सहयोगी में पहुँचाया। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं। हुँ। और उसी वक़्त आँखों में आँसू भी नहीं आए तो उस टाइम और त वो उस दिमाग में बात बैठ गई कि ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, तो ये बहुत बड़ी तो घटना थी मेरी उस टाइम ज़िंदगी में। आप कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ़ कुछ मतलब ट्यूशन कर रहे थे। नहीं, मैंने उस वक़्त फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले रखी थी। बीएससी में भी मैं एडमिशन ले रखी थी। कहाँ कौन गवर्नमेंट कॉलेज देहरी में। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज देहरी में बीएससी में बीएससी में एडमिशन ले एडमिशन ले रखी थी। ठीक है, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मैं 3rd सेमेस्टर में पास हो चुका था। 4th सेमेस्टर में मैंने एडमिशन ले रखी थी। ओके। तो 4th सेमेस्टर जो था फिर इसी के चलते फिर मैं पढ़ाई मेरी ड्रॉप आउट हो गई। मैंने उस वक़्त उससे पहले मैंने 2017 में ही जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, हुँ, वो मैंने पास करा था। एग्ज़ाम पास किया था, फिज़िकल पास किया था। मतलब लास्ट थी डॉक्यूमेंटेशन होने की बारी। हुँ, लेकिन उस वक़्त क्या हुआ कि वो पिताजी की डेथ होगी 24 नवंबर 2017। तो उसके बाद मैं 2-3 महीने में ऐसे ही रहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है, ज़िंदगी चल कैसे रही है, कुछ हुँ, पता नहीं चला। हुँ। क्योंकि घर खाली-खाली सा लगता था बिना पिता के। हमारे घर में पिता का हमारे बहुत बड़ा योगदान तो था। फिर एक तरफ से तो जो इनकम थी घर की वो भी खत्म बंद हो गई थी, वो तो ज़ीरो पे आ गए। हुँ, तो अब जब पिताजी नहीं रहे थे, लोगों ने काफ़ी फाइनेंशियली सहयोग किया। लोगों ने सहयोग किया, 2-3 महीने तो निकल गए, हुँ, तब तो पता ही नहीं चला हुआ क्या है। फिर फरवरी में जब मैंने फिर से स्ट्रगल सोचा कि अब मैं आर्मी आर्मी में ट्राई करूँ, एक बार भर्ती जाऊँ। हाँ, तो मेरे ख़्याल से मैं पालमपुर गया था मैं भर्ती के लिए। तो वहीं उसी दिन मैं 18 फरवरी के दिन था, उसी दिन से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया मैं, डिप्रेशन चला गया हुँ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई भी छूट गई। कितना टाइम डिप्रेशन में रहे फिर आप? लगभग मेरा 10 से 12 महीने तक मैं 1 साल मतलब हाँ, ऐसा मान सकते हैं। और मतलब जब बिल्कुल जब स ठीक हुआ वो 12 महीने के बाद हुआ, हुँ, लेकिन मेरा वो काफ़ी हद तक जो ठीक हो चुका था, वो मैं 9 महीने के बाद ठीक हो चुका तो था। फिर घर का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा था उस दौरान? सर घर का खर्चा तो क्या, उसमें तो हालत ऐसी थी कि खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। हाँ, तो तो फिर आप मेरे कि मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे मौसी के बेटा हैं, वो एज़ अ मैकेनिक थे पहले। अब अच्छा, तो वो आईटीबीपी में भर्ती हो चुके हैं पिछले 2-3 साल से। हाँ, उन्होंने अपने जो अपना इनकम थी, जो उनको भी कुछ नहीं मिलता था, 5-6 6,000 मिलता था, उससे उन्होंने मेरा सहयोग किया। और जो मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे गाँव के लोग रहे हैं, उन्होंने भी उसमें मेरा सहयोग किया कि मेरे को जब मैं बीमार था, तो जो दवाई वगैरह का खर्चा मेरे को मेरा मौसी का लड़का लेके जाता था। लेकिन उसमें सहयोग मेरे गाँव के लोगों का, मेरे दोस्तों का भी काफ़ी रहा है। उन्होंने फाइनेंशियली सहयोग किया कि आप ये लड़का ठीक होना चाहिए, जैसे फिर भी। फिर आप साल के बाद ठीक हो गए, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने ठीक हुआ तो फिर मैंने जब वापसी करी, तो मैंने एक छोटा भाई था मेरा, मैं उसको बोला कि अब मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा, हुँ, तो आप ऐसा करो, आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखो। और मेरी सिस्टर थी,
वो उस वक़्त मेरे जब पिता की डेथ हुई तो मेरी बहन रोका हो रखा मतलब रिश्ता हो रखा था, एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट हो रखी थी हुँ, और वो भी रिश्ता फिर टूट गया। ओह! इसी के सो चलते सैड। रिश्ता टूट गया। आपको पता है जब फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं तो फिर सब जगह से हाँ, दिक्कत रास्ते होती है। जो रिश्ते नाते आते हैं टूट जाते हैं। हुँ, हुँ, फिर इसके बाद 2017 में फिर मेरी बहन थी वो, मेरी बहन ने क्या किया कि उन्होंने एज़ ए प्राइवेट स्कूल में जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है एलकेजी, यूकेजी उनके उस क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हुँ, उससे थोड़ा-सा हमारा चला और हम थोड़ा जब मैं ठीक हो गया, तो फिर मैंने जब पढ़ाई तो मैं फिर नहीं जा पाया। मैंने फिर 4th सेमेस्टर छूट गया मेरा। 5th सेमेस्टर में फिर मैंने 2018 में जून में मेरे ख्याल से मैंने एडमिशन वापस मेरे टीचर ने बोला कि ऐसा शिवकुमार पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी मैं हम आपके साथ खड़े हैं, आपको फिर से एडमिशन लेनी है। क्योंकि हमारे जो सेमेस्टर था उसमें रीपेयर का सिस्टम होता था, हमें फेल नहीं होते थे, हुँ, हम रीपेयर दे सकते थे। तो फिर मैंने 4th सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो गया। 5th सेमेस्टर में मैंने फिर से एडमिशन ली 2018 में जून जुलाई मेरे ख्याल से सितंबर में मैंने फिर जाना शुरू किया था। लेकिन उस वक़्त भी मैं ठीक नहीं था। हुँ, जाना तो मैंने शुरू कर दिया कॉलेज में, हुँ, लेकिन हुँ, मैं मन के ठीक नहीं था। हुँ, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आई। फिर ये पढ़ाई जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ, हुँ, तो फिर मैंने 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम मैं ठीक हो चुका था। तो मैंने एग्ज़ाम दिए, 5th सेमेस्टर में मैंने पास आउट कर लिया। वो जो 4th सेमेस्टर रह चुका था, फिर उसके साथ मैंने 6th सेमेस्टर भी एग्ज़ाम 2019 में दिए, पास कर लिया। लेकिन जो 4th सेमेस्टर था, उसका एग्ज़ाम मैं बीच में नहीं दे पाया। क्योंकि स्थिति ऐसी होगी कि घर चलाएँ या अपनी एजुकेशन चलाएँ। फिर मैंने बोला अब हम 2 लोग पढ़ेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। भाई भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और घर के खर्चे भी हैं, कल को बहन की शादी करनी है, घर भी टूटा ऐसा था, पुराना था तो फिर आपने पढ़ाई छोड़ के घर की तरफ को फ़ोकस कर हाँ, दिया। क्या शुरू किया फिर आपने? फिर मैंने एक छोटा-सा अपने गाँव में हमारे दादाजी ने एक दुकानें बना रखी थी, पुरानी हमारी दुकानें बनी थी, वो खंडर हो चुकी थी। हुँ, तो जैसे-कैसे करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करके मैंने साइबर कैफ़े ओपन किया। हुँ, यहाँ पे ना बिजली का व्यवस्था थी, घर से ही मतलब जो इसके तार डाल कर के उसको चलाया। हुँ, फिर वहाँ से मैंने अब 6 महीने में कोई काम चलने में तो दिक्कत होती है। हुँ, फिर 6 महीने के बाद मैंने काम चल पड़ा, हुँ, तो अच्छा खासा चल पड़ा तो फिर वहाँ से फिर हम मेरे भाई के जो पढ़ाई के रास्ता अच्छे से खुल गए। फिर उसको दिक्कत नहीं हुई, उसने पढ़ाई की, उसने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में पूरी कर ली। तो 2022 में उसने अपनी पढ़ाई बीए की करी। हुँ, तो उसने बोला कि भैया आप पढ़ने में ठीक थे और सबका ये सोच थी कि आप आगे पढ़ें, तो मेरी भी ये कि आप आगे पढ़िए, मैं अभी आपको सपोर्ट करूँगा। लेकिन फिर 2022 में मैंने जब फिर से बीएससी में तो अभी चांस खत्म हो चुका था मेरा उसमें एग्ज़ाम देने का, जो रीपेयर थे, क्योंकि गोल्डन चांस जब मिलेगा तभी भी वो अप्लाई करना पड़ता था। उस वक़्त जब मिला था तो वो टाइम हो चुका था। फिर मैंने डी फार्मेसी में एडमिशन ली और फिर से जब मैं गया, मैं अभी 3 महीने के लिए सिरमौर गया गया था और उसके बाद फिर से फाइनेंशियली वैसे ही वापस आना पड़ गया। वापस आना पड़ गया, डी फार्मेसी छूट गई। छूट गए। अच्छा फिर फिर? वापसी फिर मैंने बोला अब तो नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर से काम पे फ़ोकस किया। फिर हम दोनों भाई हमने दिन-रात जैसे भी हुआ काम किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बीच में छूट गया। जब मैं कॉलेज में 6th सेमेस्टर में था, तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अच्छा, मैंने स्कूल बस के जो कंडक्टर था उसकी जॉब करी। यहाँ पे मैं मेरे को मात्र सैलरी बात करें तो 1500 रुपए महीने का मिलता था। हुँ, हुँ, उससे चल पड़ता था घर, अच्छा चलता था। उसके फिर भी उसके साथ ही और भी छोटे-मोटे काम करने पड़े। बहुत ऐसी रुकावटें तो बहुत आई लेकिन नहीं फिर लॉ के लिए तो आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी थी, फिर ग्रेजुएशन हुई कैसे? वही तो बात हुई 2022 में तो फिर चला वापस ही करनी पड़ी घर में। हुँ, 22 के बाद भी हमने अपना काम चलाया, काम चल पड़ा 2022 में 2 साल हमने पूरे जी-जान से काम किया तो चल पड़ा। हमने फिर एक यूनिट के साथ दूसरी एक यूनिट खोल दी हमने नूरपुर में। अच्छा, तो वहाँ से हमारा जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वहाँ पे आई हुँ, और फिर फिर छोटे भाई ने फिर कहा कि भैया आप चलो कोई बात नहीं पीछे जो हुआ है तो छोड़ो, आगे से फिर से शुरू करते हैं। हुँ, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को अभी अच्छा हुआ कि सही समय पे मैंने वो डिसीज़न लिया और मैं यूनिवर्सिटी भी गया था शिमला में। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि सर मेरी भी एसएससी मेरे एग्ज़ाम है, मैं दे नहीं पाया था, रीपेयर थी।
तो उनको मेरे को देने का मौका दिया जाए, गोल्डन चांस दिया जाए। तो फिर वहाँ से नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं होता, काफ़ी जो और भी बच्चे थे उनके लिए भी पूरे हिमाचल में हुई। तो मैंने एग्ज़ाम दिए और 2024 में मैंने फिर वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जो 2017 में शुरू की? 17 से नहीं, 2016 से शुरू हुई थी। अच्छा, जून 2016 से 2016 से शुरू हुई और 2024 में खत्म हुई। मतलब 8 साल के 8 बाद। साल अच्छा, लोगों की पढ़ाई 3 साल में पूरी हो जाती है, मेरे को पढ़ाई में ओके, 8 साल पूरे लग गए। ठीक है। अब काफ़ी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन चलो फिर भी अच्छा हुआ जो भी हुआ। और ब फिर लॉ का कैसे एडमिशन हुई? जब मैंने 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसी वक़्त मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा था यूनिवर्सिटी का, एचपी यूनिवर्सिटी का एलएलबी के लिए। हुँ, हुँ। और एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा पास हो गया। हुँ, और हुँ। फिर वहाँ पे फिर से दिक्कत आई कि मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। अच्छा, और मैंने रिक्वेस्ट करी रीजनल सेंटर में, एचपी जहाँ पे रिज़ल्ट कौन-सा बीएससी का कि? बीएससी का, हाँ, ओके, जो रीपेयर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना था, वो डिक्लेयर नहीं हुआ, ओके। जिसकी वज़ह से फिर से अड़चन पैदा हो गई अपनी पढ़ाई में। हुँ, क्या हुआ कि मैंने फिर रिक्वेस्ट करी अपने यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर रीजनल सेंटर है धर्मशाला में। मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट पेंडिंग है, तो आप उन्होंने बोला कि आपके पास इतना समय है, आप 10 दिन के अंदर आप अपना रिज़ल्ट ले आते हो, तो हम आपको एडमिशन यहाँ दे देंगे, अन्यथा आपको फिर छोड़नी पड़ेगी सीट। परेशानी में आया, फिर सोचा अब कैसे करूँ, अब तो इतनी अप्रोच थी नहीं। हम इतने बड़े लोग तो हैं नहीं कि ये हम हुँ, फ़ोन करें यूनिवर्सिटी में तो काम हो जाए। यूनिवर्सिटी हुँ, में बहुत दिक्कत रहती है कि रिज़ल्ट की। हुँ, फिर मेरे बहुत करीबी मेरे भाई हैं, उन्होंने सहयोग किया। वो मेरे साथ उन्होंने मेरे को लेके गए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ पे बात करी कि नहीं सर, इस बच्चे का आप रिज़ल्ट क्लियर कर दीजिए, और ताकि ये बच्चा अपनी आगे पढ़ाई जारी कर सके। क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पहुँचा, तो इसको आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप इसका सहयोग करें। हुँ, तो सर ने जब देखा, सबने उन्होंने सच में उन्होंने एनालाइज़ किया कि सच में ऐसा है, तो उन्होंने भी तुरंत वहाँ से जो फ़ाइल जो पेंडिंग थी रिज़ल्ट की, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको आज ही, जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन सर थे, उन्होंने एक ही दिन में, उसी दिन ही उस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करवाया। उनका रिज़ल्ट तो बन चुका था, बस डिक्लेयर करने की देरी थी, तो उन्होंने करवाया। और उसके बाद मैं अपना रिज़ल्ट लेकर के हुँ, यहाँ पे आया और मैंने वहाँ पे अपना जो ग्रेड कार्ड था जमा करवाया। तो हुँ। मेरे को फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ीस भर के एडमिशन मिली। तो इन बिटवीन एक तो बात रह गई कि आपकी उसकी फिर सिस्टर की शादी भी हुई, तो उसके लिए कैसे मैनेज हुआ? और अब सिस्टर की शादी जब हुई थी, तब मैं आपको बताया कि हमने फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्टेबल हो चुके थे। हमने थोड़ा जो हमने सेविंग की थी, हुँ, हुँ, उससे हमने बहन की शादी करने का व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन वो भगवान जो देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस वक़्त कोरोना लग चुका। हमने 25 मार्च को अपनी बहन की शादी तय की थी हुँ, और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। हुँ, फिर हमने वैसे तामझाम सारे कर रखे थे, खर्चा हुँ, आधा आधा खर्चा तो कर ही रखा था। हुँ, क्योंकि आपको पता है जब शादी करते हैं तो आधा खर्चा पहले हो ही जाता है। हुँ, लेकिन अच्छा हुआ कि हम हमारे अगर लॉकडाउन ना लगता हुँ। तो हम कर्ज में दब जाते फिर से। अच्छा, लॉकडाउन तो की वजह से लॉकडाउन आपके लिए एक लकी हो हाँ, रहा है हाँ। ना? लॉकडाउन में क्या हुआ कि मेरी बहन की जो शादी होनी थी, हुँ, वो तो उसमें अभी आपको पता है, अभी गाँव में हर लोग अब देखा-देखी करते हैं हुँ, कि गाँव में इसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, ऐसा होता है। हुँ, तो वो कोरोना के समय में हमें नहीं करना पड़ा। हुँ, हुँ। क्योंकि उस वक़्त बहुत शादियाँ ऐसी हुई कि बिना हाँ, किसी ताम-झाम के फालतू जो मैं बकवास तो कैसे कह सकता हूँ, देखो हर किसी का अपनी हाँ, आस्था है। इस तरह की वो लग गई थी, कोई वो हाँ, है ना तो रिस्ट्रिक्शन थी कि इतने से हाँ, ज़्यादा वो लोग नहीं जा बाराती सकते। नहीं हो सकते, तो उस हाँ, वजह से लोगों के बड़े सारे खर्चे खर्च रुके। बच बल्कि गए। हम तो ये चाहते हैं कि शादियों पे जो बड़ा खर्चा है, वो उसको कम किया जाए, जो दिखावा ज़्यादा होता है ना? लेकिन नहीं, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, तो नहीं, हम नहीं, चलो किसी कैपेसिटी तो अपनी जगह है, पर अनावश्यक खर्चे से हाँ, बचना चाहिए। वो ब सही सिर्फ़ बात मैं है। थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने आप बड़े एक्टिव स्टूडेंट लाइफ़ में हैं, कई आंदोलनों में आप बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। जी, है ना? मैं थोड़ा-सा ये चाह रहा हूँ कि जब हम 2025 में जी रहे हैं ना, तो ये जो एक कास्ट टैग है हुँ। ना? ये कितना इफ़ेक्टिव, क्या ये अभी भी है इस तरह से कास्ट के नाम पे कहीं न कहीं पे आपको नीचा दिखाने की या कोई ऐसे चीज़ें होती हैं या उससे हम बाहर निकल आए हैं? क्या है? क्या लगता है आपको? नहीं, अगर बात हम करें कि पिछला जो समय था, हाँ, हाँ। उससे तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। हाँ, हाँ। जैसे लोगों में अब एजुकेशन आई है, शिक्षा आई है, हाँ, शिक्षा का विकास विस्तार हुआ है, हाँ, तो लोगों में ये धारणाएँ थोड़ी कम हुई है। हाँ, लेकिन जितना होना चाहिए था, 7 ईयर को इंडिपेंडेंस में होना चाहिए था, हाँ। उतना अभी हो नहीं पाया है। अच्छा। अभी भी लोगों में वैसी मानसिकता है, हाँ, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हाँ, वो नहीं करते हैं ऐसा। हाँ, हाँ। जिन लोगों में सामाजिक न्याय की भावना पैदा हो चुकी है, हुँ, जो सोचते हैं कि
हर किसी को मान सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, हम्म, जो भारत का संविधान सबको देता है, हम्म, तो वो लोग नहीं करते हैं। ये बहुत लोग करते हैं जो अभी भी गाँव में हैं, हम्म, रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं, हम्म, जो वो चाहते हैं कि वो हमारी परंपरा थी, वो हम्म। वैसी ही बने रहे, उन लोगों का है। मैं इस रेफरेंस में पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है ना, और वो एक व्यक्ति जिसने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी खासकर आपके समुदाय के ऊपर, और बाद में पता चला कि उस मामले में आपने इनिशिएटिव लिया, आप पुलिस के पास गए, एफआईआर करवाई, और उस बंदे ने पब्लिक डोमेन में माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है। तो इस तरह के क्यों आते हैं ये, इस तरह के जो चीजें हैं क्या, और फिर आपने जिस तरह के एक्शन लिया, क्या आपको लगता है कि उस तरह से ज़रूरी था? नहीं, हम ना बदला नहीं चाहते हैं, हुँ, हुँ, हम चाहते हैं बदलाव। हुँ, हम बदला नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, हुँ, उन्होंने हमेशा बदलाव की बात की है, ना कि बदले की। हुँ, हुँ, हम चाहते हैं कि जो इन लोगों की ऐसी भावनाएँ हैं, मानसिकता उनकी ऐसी बन चुकी है कि वो जाति से किसी को ऊँचा और नीचा आप समझते हैं, हुँ, वो गलत है। हुँ, उसको बदलाव होना चाहिए उसमें। हुँ, वो ऐसे नहीं होगा, वो पॉज़िटिव वो क्वालिटी एजुकेशन से होगा। हुँ, हुँ, अभी हिमाचल में हमारा हिमाचल तो ऐसे बोलने में तो बहुत बड़ा अच्छा सक्सेस है, हुँ, लेकिन हिमाचल में अगर बात देखें, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए, तो हुँ, हिमाचल में बहुत बड़ा जातिवादी क्षेत्र हिमाचल है। हुँ। आपको पता है एक मामला आज बड़ा चर्चा में है, कल कल रोहड़ू क्षेत्र हाँ, का जो मामला आया है, एक बच्चे का मामला है, उसमें जो जिस तरह का मीडिया में और सोशल मीडिया में जिस तरह का चल रहा है, तो हाँ, ऐसे हाँ। मामले आज भी हो रहे हैं ऐसे, और बच्चे को मतलब सुसाइड करना पड़ जाए, किसी को इतनी बेइज़्ज़ती हो जाए जाति के नाम पे। तो इन चीज़ों को ये कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बड़ा धब्बा है समाज के ऊपर, हाँ, हाँ। बहुत बड़ा। इसको मिटाने की जितनी ये कोशिश की जाए बेहतर होगी। हुँ, अब आपने बात करी रोहड़ू में जो हुआ, रोहड़ू में 12 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि उसकी जाति क्या है? हुँ, बच्चे अक्सर किसी के भी हों, वो अक्सर उनमें उनके दिमाग में ऐसा होता ही नहीं कि हमारी जाति क्या है, हुँ, हम क्या हैं। उनको तो उनका बचपन होता है, वो तो किसी के साथ भी जैसे हो वैसे ढल जाते हैं। हुँ, अब वो उस उनके घर में गया, जैसे मीडिया में दिखाया गया, किसी मूक-नायक चैनल था वहाँ पे दिखाया गया कि बच्चा उनके घर में गया या उनके गाँव में गया, ऐसा था। हुँ, तो उन्होंने उसको मतलब ऐसे पशु की तरह बाँध के रखा, हुँ, हुँ, पशुशाला में। हुँ, हुँ। ये बहुत ही नीच काम है। अच्छा, आप चूँकि लॉ कर रहे हैं ना, हुँ। वकालत का आपका काम है, तो वकालत के काम में थोड़ा-सा सोसाइटी की भी स्टडी होती है कानून के साथ में। जी, जी। तो आपने कहीं न कहीं पे इस तरह की कोई स्टडी आपने की, अपनी आपकी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, हुँ। इसमें किस तरह के चेंजेज़ हुए हैं? अभी किस तरह के चेंजेज़ करने की ज़रूरत है? एजुकेशन को लेके क्या अवेयरनेस आई? या कोई ऐसा आपका कोई जो इस तरह का सामाजिक संगठन हो जिससे आप जुड़े हों, कोई इस तरह का, कोई इस वर्ग को लेके कोई काम कर रहा हो, कोई है इस तरह का? बात करें तो पूरे हिमाचल क्या पूरे भारत में संगठन हैं, हाँ, जो चाहते हैं कि ऐसी हर दिन जो घटनाएँ घटती हैं नहीं हो। हाँ, इसमें हर वर्ग के लोग हैं। हाँ, ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही इसमें सहयोग कर रहे हैं। हुँ, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, हुँ, जो चाहते हैं हुँ, कि जो जो घटिया मानसिकता लोगों में बन चुकी है, उसको हुँ, खत्म किया जाए। हुँ, जाति से किसी को ऊँचा और नीचा ना माना जाए। हुँ, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर संगठन का नाम तो मैं नहीं ले सकता, हुँ, क्योंकि पूरे भारत में लाखों की तादाद में संगठन हैं। हुँ, हुँ, लेकिन सबसे बड़ा इनिशिएटिव इसमें सरकार को लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि सरकार पूरे स्टेट की माई-बाप होती है। हुँ, अब भारत के संविधान में देखें तो ये स्टेट के जो ड्यूटीज़ हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। हुँ, क्योंकि इसमें बताया गया कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है, हुँ, हुँ। तो डिपेंड करता है जो सरकार है। अच्छा, अगर ऐसे में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, जी। इनमें आपने देखा होगा प्रकोष्ठ होते हैं, है ना? जनसूची के हाँ, हाँ। अ, मतलब अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूची ओबीसी जाति, मोर्चा, तो एक, मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी के मोर्चे तो हैं। ये कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव रहते हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो। नहीं, नहीं, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इनका सहयोग नहीं होता है। वोट इनका वो सहयोग होता है सिर्फ़ पार्टी को डेवलपमेंट करने में। नहीं, नहीं, पर वोट पार्टी के लिए अब मैं इकट्ठा वही तो बोल करना रहा हूँ, है। पार्टी को डेवलपमेंट करने में। हाँ, हाँ, पार्टी अब किसी भी पार्टी की बात करें, हाँ, चाहे बीजेपी हो, हिमाचल में 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें इसी में बनते हैं। हाँ, अभी जो भारत में जो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं,
इसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, हाँ, और साथ में मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस है, और एक कोई और है। हाँ, इन सभी पार्टियों में सिर्फ मेरे ख्याल से एक बहुजन समाज पार्टी है, उसको छोड़ कर के तो सभी पार्टियों में हुँ, जातियों के आधार पर मोर्चे बनते हैं। हुँ। कि क्या आप इस तरह से देखते हैं कि राजनीति जो है, बड़े सारे यूथ को हमने देखा है या इस तरह के करियरिस्ट जो हो जाते हैं, वो राजनीति से दूर भागते हैं। तो आपको क्या लगता है और खुद में क्या देखते हैं जिस तरह से आप एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिव रहते हैं, विभिन्न जो इस तरह के मूवमेंट हैं, इस तरह के जो सोशली अपलिफ्टमेंट करने के, उसमें आप अगुवा होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं फ्यूचर में क्या और आपने तो शायद पंचायत का चुनाव भी लड़ा है ना? जी, जी। तो आप क्या आगे किस तरह से सोचते हैं? देखो, जब तक जो युवा पीढ़ी है, हुँ, वो राजनीति में नहीं आएगी, हुँ, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, क्योंकि अब भारत, आप बात करें भारत की, भारत सबसे युवा देश है, हुँ, और युवा किस पे निर्भर है? अब भारत के प्रधानमंत्री की बात मैं क्या ही करूँ, वो 75 ईयर के हैं। अब राहुल गांधी जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो मेरे ख्याल से 50 साल के पहुँच चुके हैं, उससे अभी भी होंगे, 50 साल के लगभग हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि हम युवा हैं, तो जो 18 साल से लेकर के जो 40 से 45 साल के हैं, वो फिर वो क्या हैं? वो भी तो युवा हैं। लेकिन राजनीति में युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक युवाओं को राजनीति में उनकी पैंठ नहीं बनेगी, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, नहीं मिलेगा। युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। आपके हकूक़ मिलेंगे तो राजनीति से मिलेंगे। राजनीति इन द सेंस, राजनीति को बोला जाता है कि राजनीति बहुत गंदी गेम है। राजनीति गंदी गेम नहीं है। राजनीति गंदी तब है जब आप उसको गंदी तरीके से, नीयत से चलाते हो। जब अच्छे लोग जब अच्छे लोग, योग्य लोग राजनीति में आएँगे, तो ऑब्वियसली राजनीति अच्छी हो जाएगी। हुँ, हुँ। एक मैं शिव और पूछना चाह रहा हूँ, ये तो बाकी सारी चीज़ें हो गई। एक महिला बिल है, जो बड़े लंबे समय तक अटका रहा है इस देश में, फिर वो पास हो गया, जी, है ना? जी। और पास होने के बाद उसको कंडीशन रख दी कि अभी लागू नहीं करेंगे उसको। कब लागू करेंगे कोई पता नहीं, अच्छा, पास हो गया है। आप बात कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं? महिलाओं को जो महिला कानून था, है ना? महिला आरक्षण कानून जो हाँ, है हाँ, ना, वो हाँ। पास हो गया है, राज्यसभा, लोकसभा से पास है, लेकिन ये कहा गया है कि इसको बाद में लागू करेंगे। तो देखो, आप जो महिलाओं को रिज़र्वेशन की बात है ना? महिलाओं को कम से कम क्योंकि पुरुष और स्त्री जो है वो एक-दूसरे के परिपूरक ऊपर, हैं, हाँ, पूरक विलोम है, नहीं है। अब तो मैं, आपने जो बात करी है कि जो महिलाओं को आरक्षण की बात कही है, हाँ, भारत का जो इतिहास रहा है, अब 3000 साल से लेकर देख से आज तक, पिछला जो 1947 से पहले का देखें, जब तक भारत में संविधान लागू नहीं था, तब भारत की जो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। हुँ, जितना पुरुषों को मान-सम्मान दिया जाता है, उतना महिलाओं का भी मान-सम्मान बनता है। हुँ। पर यहाँ पे तो दोहरी मानसिकता है ना हिमाचल प्रदेश में, पंचायती राज संस्थाओं में तो महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है ना? हम तो रिज़र्वेशन दी है, देखो, लेकिन विधानसभा नहीं, में तो कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 50-50% हो जाए। बिल्कुल। 50% पुरुषों को, 50 महिलाओं को। जातियाँ तो 2 ही है ना, मैं तो जैसे हमारे पुरखे अक्सर कहते हैं कि 2.5 जातियाँ होती हैं जी। हाँ, एक महिला दी, पुरुष दी, तीसरी ट्रांसजेंडर। हुँ, इससे ज़्यादा कोई जाति है नहीं है। ਤਾਂ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਸੀ पे ਗੱਲ करते ਜਾਏ ਤਾਂ 50-50% ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुँ, ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। हुँ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, हुँ, हुँ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। हुँ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, हुँ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है कि ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ संख्या बारी, ਉਹਦੀ उतनी हिस्सेदारी। जिस चाहे बात करें महिलाओं की, युवाओं की, आप बुजुर्गों की, चाहे किसी की बात करें, जिसकी जितनी संख्या बारी, हमारा जो, मेरा अक्सर ये रहता है कि मैं हम हमेशा यही बात इस पे जोड़ देता हूँ हुँ, कि जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी 20 सितंबर को हिमाचल में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, और ओबीसी। उसमें ओबीसी की, हुँ, और उसमें युवाओं का इतना योगदान रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा उफान एकदम से कैसे आया। ये उन सभी जो पीछे रह गई थी बातों, उनको फिर से पूरा करने के में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो ओबीसी को हमेशा पीछे रखा गया, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा। एससी-एसटी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मान लिया, तो उनको 1932 के बाद ही मतलब कुछ मिलना शुरू हो गया। लेकिन ओबीसी ने नहीं बात मानी, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमेशा जब भी ओबीसी और महिलाओं की बात करी, तो तब की जो मौजूदा सरकारें थी, उन्होंने उसका, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध किया। जिसकी वजह से महिलाओं को और इनको ओबीसी को जो अधिकार मिले थे, वो नहीं मिल पाए थे।
बाद में 1990 के जो दशक में जब मंडल बनाम कमंडल जो चला, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होनी थी, तो उसके बाद थोड़ा-सा मिला। मैं नहीं मानता हूँ कि ओबीसी को कुछ मिला है। ओबीसी को मेरे हिसाब से कुछ भी अभी जितनी उनकी संख्या नहीं मिला है, मिलना चाहिए। हमेशा हमारा यही एक ही बात रहती है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी सोच ग्लोबल है। लेवल पे जो जिस जेन जी की बात हो रही है, तो हम हिमाचल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो युवा है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से राजनीतिक इतिहास की समझ रखते हैं, भविष्य के लिए किस तरह के नए समाज की परिकल्पना करते हैं। शिव की खुद की जो कहानी है, वो संघर्षों से भरी रही है। मेहनत के दम पे इन्होंने ये हासिल किया है और बड़ी राजनीतिक संविधान की बातों पे हमने बातें हुई हैं। चमकते सितारे हैं ये अपनी कम्युनिटी के, कांगड़ा के, और लॉ कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, और संविधान की बात रखते हैं। शिव जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं अंत में एक बात मैं कहूँगा हाँ। कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, हुँ, हुँ। उसके बाद जब महिलाओं को उतनी भागीदारी नहीं मिल रही थी, हुँ, जब नेहरू जी को हुँ, लगा कि मेरे आगे वाली पीढ़ी को हुँ, मेरी तो बेटी है, हुँ, बेटा तो कोई है नहीं। हुँ, अब जैसे पहले था कि महिलाओं को तो वैसे उत्तराधिकारी बनाया नहीं जाता था, हुँ, तो उनको अब दुःख लगा कि अब कैसे क्या होगा? हुँ, तो उन्होंने फिर जल्दी-जल्दी में हुँ, तब 1956 में हिंदू कोड बिल के जो कुछ पार्ट हुँ, अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, बहुत से पार्ट पेंडिंग पड़े हैं, हुँ, कुछ पार्ट उनको लागू कर दिए जो उनके हित में थे। हुँ, तब हमारी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, हुँ, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हुँ, जब वो प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने भी सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन किया कि हे महान पुरुष, अगर आप ना होते, तो मैं भारत की राजनीति में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। हुँ। उसके बाद बहुत से ऐसी महिलाएँ सशक्त महिलाओं ने भारत के को सँभाला है, प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल जी। अभी वर्तमान वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी एक उस सेक्शन से आती हैं जिस सेक्शन को लोग आदिवासी कहते हैं कि ये जो जंगलवासी हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आज उसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से हमारी जो मान सम्मान जोग्य हमारी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो इस देश की राष्ट्रपति हैं। ये भारत के संविधान की खूबसूरती खूबसूरती है। देखना, शिव जी बड़ी पुराने रेफरेंस लेके हमें बता रहे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जो सूचनाओं के विस्फोट का दौर है। बहुत से यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सूचना भी होती हैं। आप इस वीडियो को ढंग से देखना। शिव ने जो बातें की है वो कितनी सही हैं, कितने उनके फैक्ट सही हैं या उनकी बातें सही नहीं हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। शिव का खुद का व्यक्तित्व शानदार है, संघर्षों से उपज के लॉ कर रहे हैं और आज भी खुद संघर्षरत होने के बावजूद और जो युवा हैं उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं शिव अंतिम में एक छोटी-सी बात करना चाहूँगा। हाँ, जिसकी मैं जितनी नहीं, वो अ, तो है ही ना, अ, लेकिन इसके साथ ये कहूँगा कि अ, मेरी बात को अ, इसलिए मत मान लेना कि हुँ, मैं बोल रहा हूँ। हुँ, मेरी बात को तब तक मत मानना हुँ। जब तक वो आपके तर्क पे सही ना बैठे। ये मैंने नहीं कहा है, ये गौतम बुद्ध नहीं, जी ने पर आप कहा है। बार-बार एक बात बोलते हाँ, हैं वो तो जिस है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। चलो शिव जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप एक जैसे छोटा-सा ही बात रहेगी कि अ, मेरा जो अ, ज़िंदगी का संघर्ष रहा है, अ, उसमें मेरे छोटे भाई ने बहुत उसका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा है अ, कि जहाँ मैंने उसको खड़ा किया, उसने उस चीज़ को बाखूबी निभाया है। अ, आज मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया हूँ तो मतलब छोटे मैं मतलब बिना किसी टेंशन से यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे जो छोटे भाई चलो की आपकी परिश्रम राम-लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे ही बनती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव। मज़ा आया आपसे गपशप करके, है ना? धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू।